मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को किस प्रकार से हम कौन कौन से सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने कि सीज्विक सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से हम धातु और लिगेंड के मध्य पाए जाने वाले बंध की प्रकृति को समझा सकते हैं। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के नियम के आधार पर समझाया था और उसकी क्या लिमिटेशंस रही ये बताई थी। आज हम उसी श्रृंखला में इसका अगला भाग कि VBT के आधार पर किस प्रकार से संकुल यौगिकों में पाए जाने वाले इस बंध की प्रकृति को हम समझाएंगे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है इसके अंतर्गत कि VBT मेटल और लिगेंड के बीच पाए जाने वाले इस बंध की प्रकृति को कोऑर्डिनेशन प्रकार का मानती है, उपसह संयोजक प्रकार का मानती है। अर्थात उपसह संयोजक बंध कब बनता है कि मेटल को ये लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और देने की वजह से मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करता है। और इसकी वजह से इनके दोनों के बीच में पाया जाने वाला ये जो बंध होगा इसकी प्रकृति उपसह संयोजक प्रकार की होती है। तो इस VBT के आधार पर हम संकुल यौगिकों की ज्यामिति और उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है VBT और किस प्रकार से हम करते हैं, देखिए इसके अंतर्गत कि सबसे पहला बिंदु VBT का यह है कि पॉलिंग और सिज्विक ने VBT का सिद्धांत दिया और जिसके आधार पर सबसे पहला बिंदु VBT का मेन कॉन्सेप्ट जो है उसका पहला बिंदु कि प्रत्येक मेटल के पास में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। धातु परमाणु के पास में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं और बंध बनाने के लिए धातु परमाणु अपने इन रिक्त डी कक्षकों को उपलब्ध कराता है। अब पहला सवाल यहाँ आता है कितने रिक्त कक्षक डी उपलब्ध कराता है, क्योंकि उसके पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन कितनी संख्या में वो रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा, जितना उस धातु की Cn का मान होगा, अर्थात धातु की उपसह संयोजन संख्या के मान के बराबर रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराएगा मेटल आयन। उसके बाद नंबर 2 कि ये जो रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करा देगा तो धातु के पास में डी कक्षक भी है, उसके पास में एस कक्षक भी है, पी कक्षक भी हैं, जिनकी आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। लेकिन जब बंध बनता है तो एक बंध अलग प्रकार का, दूसरा बंध अलग प्रकार का, ऐसा नहीं हो। इसके लिए सबसे पहला बिंदु होता है कि धातु अपनी Cn के मान के बराबर जितने रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराएगा और अन्य जो कक्षक हैं उसके पास में उपलब्ध, आपस में उनमें एक प्रक्रिया पाई जाएगी जिसको हम कहते हैं संकरण। संकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नए संकरित कक्षक बनेंगे जिनकी ऊर्जा और आकृति एक समान होगी, जबकि संकरण से पूर्व भिन्न भिन्न कक्षक उसके पास में रिक्त कक्षक उपलब्ध थे। तो संकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये नए संकरित जो कक्षक बनेंगे वो समान आकार व आकृति वाले होंगे और संकुल यौगिकों में पाए जाने वाले मुख्यतया जो संकरण के प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं: sp3d2 प्रकार का संकरण, dsp2, sp3, sp2, sp इत्यादि इस प्रकार के संकरण संकुल यौगिकों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु कि जब संकरित कक्षक जो कि रिक्त है किसके साथ में कि लिगेंड के साथ में अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा बंध उतना ही अधिक प्रबल होगा। तीसरा बिंदु नेक्स्ट नंबर 4 कि ये जो संकरित कक्षक हैं उनके अंदर डी कक्षकों के योगदान से भी जो इनकी बंध सामर्थ्यता है वो बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है sp3 की तुलना में dsp2 जो संकरित कक्षक होंगे वे प्रबल बंध बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जो dsp2 संकरित कक्षक हैं उनकी तुलना में d2sp3 प्रकार के जो संकरित कक्षक होंगे वे अधिक प्रबल बंध बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि डी कक्षक और p कक्षक दोनों ही दिशात्मक होते हैं, उनमें दिशात्मक गुण पाया जाता है, डायरेक्शनल करैक्टर पाया जाता है। इसलिए
इनमें जितना ज़्यादा पी कक्षक और डी कक्षक इन्वॉल्व होंगे, संकुल यौगिकों में बनाए जाने वाले जो बंध होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। उसके बाद में जो अगला बिंदु है नंबर 5 कि जब सिग्मा बंध बनता है तो एक सिग्मा बंध की प्रकृति ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से एक कोवेलेंट बॉन्ड की प्रकृति होती है, परंतु क्या होगा इसके अंतर्गत, सिग्मा बंध की प्रकृति ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से एक कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर होती है, परंतु बेसिक डिफरेंस इसमें ये होता है कि मेटल आयन यहाँ पर एक ग्राही का काम करता है और लिगेंड एक डोनर का काम करता है। अगला बिंदु कि इस छठा जो बिंदु है कि इस मेटल और लिगेंड के एक्सेप्टर ग्राही और डोनर दाता के व्यवहार के परिणाम स्वरूप इस प्रकार से कि ये मेटल को लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसके परिणाम स्वरूप इस मेटल आयन के ऊपर इस प्रकार से माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है और इसके ऊपर प्लस चार्ज, अर्थात इसके ऊपर माइनस, ये तो क्योंकि एक ही लिगेंड है तो अनेक लिगेंड जो इसके CN के बराबर है, इस प्रकार से डेल्टा माइनस चार्ज ये उत्पन्न हो जाता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज, नियमित आवेश। इस नियमित आवेश के परिणाम स्वरूप, क्योंकि मेटल आयन की प्रकृति क्या होती है, वो होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव धनात्मक, जबकि इसकी प्रकृति के विपरीत इसके ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो इस माइनस अर्थात नियमित आवेश के परिणाम स्वरूप मेटल आयन और इस लिगेंड के बीच पाया जाने वाला ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लेस स्टेबल होना चाहिए, जबकि वास्तव में वो लेस स्टेबल नहीं होता है। तो इसको समझाने के लिए, इस नियमित आवेश के एकत्रित जो हो गया, इसको समझाने के लिए अंतिम बिंदु दिया कि जो मेटल के जो कक्षक हैं, उपयुक्त कक्षक, वो लिगेंड के जो रिक्त कक्षक है उनके साथ में ओवरलैपिंग करके, अतिव्यापन करके पाई बंध बना लेते हैं, और पाई बंध बनाने के परिणाम स्वरूप इसके ऊपर एकत्रित हुआ ये नियमित चार्ज इस प्रकार से वापस ये इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, पुनः वितरण कर देता है, जिसको हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के आधार पर समझा सकते हैं। ये वापस इस लिगेंड के पास चला जाता है और इसके ऊपर जो उत्पन्न आवेश था नियमित चार्ज वो पुनः समाप्त हो जाता है, मेटल से लिगेंड की ओर माइग्रेट हो जाता है, जिसके कारण इसके ऊपर या तो जीरो यानी कि शून्य चार्ज होगा, अगर होगा तो इसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही इसके ऊपर बचेगा, शेष बचेगा। तो ये VBT के मुख्य रूप से 7 बिंदु हैं जिनके आधार पर हम इनका जो VBT है इसका महत्वपूर्ण योगदान ये रहा कि इसके आधार पर हम संकुल यौगिकों की ज्यामिति और उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या, उनके चुंबकत्व की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे किस प्रकार से हम इनकी व्याख्या करेंगे, इसके लिए मैंने आज यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये पहला बिंदु कि VBT के आधार पर हम ये संकुल है K4FeCN6 की ज्यामिति की और उसके चुंबकीय गुण की व्याख्या करना चाहेंगे। ठीक इसी प्रकार से K3FeCN6 जो कॉम्प्लेक्स है उसकी व्याख्या करेंगे और उसके बाद में है K3FeF6 की हम इसके अंतर्गत व्याख्या करेंगे। मैं यहाँ से कुछ बिंदु आपको बताता जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला बिंदु हमारा ये है कि अगर हमारे पास में कोई संकुल यौगिक लिखा हुआ है तो हम उस संकुल यौगिक के यहाँ से जो संकुल यौगिक दे रखा है उसमें से कुछ बिंदु हम लिखेंगे जिसके आधार पर हम उस संकुल यौगिक की व्याख्या आसानी से कर सकें। तो पहला बिंदु था कि CMA कि इस कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि इसमें Fe जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है। उसके बाद में आप इससे आगे लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कि इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो यदि हम इसमें देखते हैं तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है इसके अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप उसके बाद में चलिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, हमें पता है 26 है। इसकी CN का मान क्या है, इसके साथ में जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या 6 है तो हमने 6 लिख दिया। यदि उसके CN का मान 6 है तो ज्यामिति जो होगी वो निश्चित रूप से ऑक्टाहेड्रल होगी, और अगर ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल है तो उसमें पाया जाने वाला संकरण का प्रकार D2sp3 या sp3d2 प्रकार का होगा। यहाँ पर देखो दोनों लिखा है कि संकरण का प्रकार D2sp3 या sp3d2 प्रकार का होगा। ये एक VBT की लिमिटेशन है कि हम प्रारंभ में ये नहीं बता पाते हैं कि ये होगा या ये होगा, दोनों में से कौन सा होगा ये प्रारंभ में नहीं बता पाते हैं, अंत में हम इसका निस्तारण करते हैं कि इसमें कौन सा संकरण होगा।
उसके बाद में हमने ये 3-4 बिंदु मैंने लिखे हैं, बिल्कुल अगर ये लिखेंगे तो हम आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe26 कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो 18 जो आर्गन है उसका तो इस प्रकार से हम स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिखते हैं, उसके बाद में 3D और उसके बाद में 4s। तो पहले 4s में जाएगा 2 और रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, तो 18, 2 20 और 6 26। इस प्रकार से ये 26 जो इलेक्ट्रॉन है आपने भर दिए। उसके बाद में नेक्स्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन बॉक्स डायग्राम। तो बॉक्स डायग्राम में लिखेंगे तो ठीक इसी प्रकार 2 इसमें आ गए, 6 इसमें हो गए, 3D और 4s में। फिर लिखेंगे कि Fe+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अंतर्गत, +2 आयन का, क्योंकि यहाँ लिखा था Fe का, यहाँ लिखेंगे Fe+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो एक ये निकल गया और एक ये निकल गया। उसके बाद जो मेन पॉइंट है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2 आयन इन प्रेजेंस ऑफ Cn- लिगेंड। ये जो Cn- लिगेंड है, इसकी उपस्थिति में Fe+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्योंकि इसको ये युग्मित करने के लिए बाध्य कर देगा। तो इस प्रकार से इसमें 3 जो 5D कक्षकोण 3 में ये युग्मित होंगे, बाकी खाली हो जाएंगे, क्योंकि मेटल की प्राइम ड्यूटी है वो वैकेंट d ऑर्बिटल उपलब्ध कराए। और इसके बाद में इसमें संकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर 4s है तो 4p भी होगा, 4d भी होगा। तो जितने कक्षक इसमें भाग लेंगे, 2 तो d कक्षक, 1 s और 3 p, इस प्रकार से d2sp3 प्रकार का इसमें संकरण होगा। ये कक्षक अलग हो गए जिनके अंदर भरे हुए हैं। ये आपके हो गए संकृत कक्षक, जिसमें Cn जो है लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के इसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। और उसके बाद में हम इसकी ज्यामिति इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि d2sp3 है अर्थात अष्टफल की ज्यामिति। तो अष्टफल की ज्यामिति आपकी इस प्रकार की होती है, जिसके अंदर एक स्क्वायर जो है ये इस प्रकार से इसके ऊपर और इसके एक नीचे Cn जुड़ता है, प्लेन के एक ऊपर है, प्लेन के नीचे है, 4 इसके कोने को रिप्रेजेंट करता है, -4 इसके ऊपर बैलेंस चार्ज बचा हुआ है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति इस प्रकार की इसकी बनेगी। और उसके बाद में इसकी जो मैग्नेटिक नेचर है, इसकी जो चुंबकीय गुण है, उसकी हम व्याख्या करेंगे। और इसके लिए जो फॉर्मूला है म्यू बराबर √n × n+2 के आधार पर, बोर मैग्नेट्रॉन के आधार पर हम चुंबकीय आघूर्ण की गणना करें, तो ये n जो है यहाँ पर वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या है। तो n बराबर, इसमें चूंकि 0 है, यहाँ पर सारे युग्मित हैं, तो 0 होने की वजह से ये आपका कहलाएगा यहाँ पर म्यू बराबर 0, क्योंकि इसमें 0 रखेंगे मान तो यह आ जाएगा 0, 0 आते आपका आ जाएगा डाई मैग्नेटिक, अर्थात ये जो संकुल यौगिक होगा वो प्रति चुंबकीय प्रकार का होगा। देखिए इसके बाद में जो अगला कॉम्प्लेक्स है, इसकी ज्यामिति हमें एक्सप्लेन करनी है, बिल्कुल सिंपल। तो इसमें है K3FeCN6। यहाँ इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस ये की है कि इसके अंदर इसकी Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर +3 हो जाएगी, और +3 होते ही आप बिल्कुल इसी क्रम में आप एक्सप्लेन करते आएंगे। तो यहाँ आकर के Fe+3 की जो आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। यहाँ से 2 तो आपका हो गया था, तो एक आपका ये इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकल जाएगा। उसके बाद जब अपन ये लिखेंगे तो इसका Fe+ का ये आ गया, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो गया। बिल्कुल सेम यहाँ इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ आपकी जो है -3 आ जाएगी, ये थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्या होगा आपका कि 0 की बजाय इसके अंदर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 1। n बराबर 1, तो म्यू बराबर √1 × 1+2 बराबर ये हो गया आपका 3, और √3 का होता है 1.72 अप्रोक्सीमेटली। ये आपका आएगा इसके अंदर बोर मैग्नेट्रॉन, अर्थात ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। बिल्कुल सिंपल है, हमने एक को एक्सप्लेन कर दिया, दूसरे में थोड़ा सा मॉडिफाई किया, हमारा ये आपका पूरा का पूरा इसके अंदर आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप चलिए इसके अगले बिंदु पर K3FeF6। ये K3FeF6 ये सेम सारी चीज़ वैसी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर, और एक सवाल भी इससे जनरली पूछा जाता है, कौन सा और क्या अंतर है। यहाँ पर आएंगे तो ये जो है लिगेंड, यहाँ पर इस लिगेंड के स्थान पर हम लिखेंगे F जो था माइनस लिगेंड, F माइनस लिगेंड की उपस्थिति में। अब दोनों में अंतर क्या है ये समझना है। ये जो Cn- था वो प्रबल क्षेत्र का लिगेंड था, और F जो है माइनस वो दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों को युग्मित होने के लिए बाध्य कर देता है हुंड के नियम के विरुद्ध।
अब ये भी एक वीबीटी की लिमिटेशन है कि ये हुंड के नियम के विरुद्ध इनको युग्मित होने के लिए बाध्य क्यों करता है, जबकि हुंड का नियम कहता है एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे समान ऊर्जा स्तर के कक्षकों में, लेकिन यहाँ ये युग्मित हो रहे हैं। तो ये जो लिमिटेशन थी वो वीबीटी के आधार पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हम इसको सीएफटी के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करते हैं जब सीएफटी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब यहाँ से F- दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है, इनको युग्मित होने के लिए बाध्य नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके इस प्रकार से पांचों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहेंगे। इसमें जो संकरण होगा ये जो संकरण है आपका, इसके अंदर डी और कक्षक है इधर, तो दो डी कक्षक sp3d2, इसमें हो जाएगा sp3d2 प्रकार का संकरण होगा। तो यहाँ पर ये 5 कक्षक आपके जो बचे हुए हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे और इस प्रकार से ये आगे Cn के स्थान पर आपका F हो जाएगा। यहाँ पर 6F माइनस इसके साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। Cn को आप रिप्लेस कर दें इसके स्थान पर से, -3 तो है ही है, F F F F F एंड F। तो इस प्रकार से इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति होगी, लेकिन ये यहाँ पर फिर बदल जाएगा। अनुचुंबकीय है, ये 5 होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 5 थी, 5 को रखेंगे तो 5 + 1 यानी कि ये हो गया आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5। तो जस्ट ए मिनट, n बराबर हो गया 5 और 5 + 2, इसको अगर आप रखेंगे तो ये हो गया आपका √3/5 और 3/5 का मतलब होता है कि 6 6 36 अप्रोक्सीमेटली 5.9 बोर मैग्नेटॉन, जो कि आपकी पैरामैग्नेटिक नेचर को प्रदर्शित करता है। तो सवाल आपका यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि भाई इसके अंदर और इसमें दोनों में ही आयरन जो है Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके बावजूद एक के अंदर चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.7 है, दूसरे में है 5.9। क्यों? ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। इसके आधार पर ये इनकी जो है चुंबकीय आघूर्ण का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। धन्यवाद। इसके आगे का कुछ कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं और इसकी वीबीटी की लिमिटेशन क्या है हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।